तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास के एक कालक्रम के संक्षिप्त परिचय के बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतिहास के कितने कालखंड हुए हैं उस पर संक्षिप्त चर्चा कर ले रहे हैं हम। तो अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास है कि बीती हुई बातों का एक क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। और इतिहास को मेनली 3 चरणों में बांटा गया है। वो है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो अगर प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक कालखंड का ऐसा कालखंड जिस समय लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है इसको। और ये मेनली पाषाण काल से संबंधित था। इसके बाद आता है नेक्स्ट आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें या जिस समय की रचनाएं या लेखन का विकास तो हुआ पर जिसे हम आज तक नहीं पढ़ सके हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल किया जाता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी रचनाएं मिली हैं उसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बाद तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल जिसकी रचनाएं पढ़ी जा सकी हैं ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब थोड़ी सी प्राग ऐतिहासिक काल की बात कर लें तो इसको 3 चरण में बांटा गया है। पहला है पुणा पाषाण काल, उसके बाद है मध्य पाषाण काल, फिर तीसरा है नव पाषाण काल। अब पुणा पाषाण काल की बात करें तो अज्ञात काल से 9000 ईसा पूर्व ईस्वी तक इसका समय रखा जाता है। और मध्य पाषाण काल की बात कर लें तो मध्य पाषाण काल में 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच इसको रखा जाता है, इसका समय। और नव पाषाण काल की बात कर लें तो नव पाषाण काल का 4000 से 2500 ईसा पूर्व रखा जाता है। अब आद्य ऐतिहासिक काल की बात कर लें जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल किया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो 2500 से 1500 ईसा पूर्व मोटे तौर पर रखा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल का समय है। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल जिसमें वैदिक सभ्यता और प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत को शामिल किया जाता है। अब थोड़ी सी वैदिक सभ्यता की बात कर लें तो वैदिक सभ्यता थी जो कि ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। 1500 से 600 ईसा पूर्व ईस्वी इसका ईस्वी पूर्व इसका समय या कालखंड होता है, जो कि 2 चरणों में बटा होता है। पहला है ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व समय के मध्य इसका समय काल है। जबकि इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका समय को रखा जाता है। इसके बाद प्राचीन भारत की हम बात कर लें तो प्राचीन भारत को 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक रखा जाता है। और इसके बाद आता है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन की बात कर लें तो 712 से 1707 ईस्वी तक। 1707 यानी कि जिस समय मुगल साम्राज्य के अंतिम महान शासक औरंगजेब की मृत्यु होती है उस समय तक मध्यकालीन भारत को रखा जाता है। और आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है 1707 से भारत के आज़ादी तक, और मेनली 1964 तक यानी कि इंडो चाइना वार के बाद तक आधुनिक भारत का इतिहास माना जाता है। अब थोड़ी सी प्राचीन भारत की बात कर लें जिसका कि कालक्रम 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक है। तो इस समय जो कुछ प्रमुख राजवंश रहते हैं जिसमें पहला तो महाजनपद काल जो कि 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व में होता है। इसके बाद फिर और उसी समय मगध साम्राज्य जो कि 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक चलता है। मगध साम्राज्य जो कि उस समय काफ़ी महाजनपदों में प्रसिद्ध जनपद था। इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य जो कि 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक चलता है। और इसी समय संगम काल का शासन भी रहता है जो कि जिसमें चेर, पांड्य और चोल शामिल होते हैं। और मौर्य काल के बाद आता है मौर्योत्तर काल जो कि 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद फिर आता है गुप्त साम्राज्य 319 से 550 ईस्वी तक। तो गुप्त साम्राज्य जो कि कला के क्षेत्र में कला एवं साहित्य के क्षेत्र में स्वर्णकाल माना जाता है। तो 550 ईस्वी तक इसका शासन समय रहता है। इसके बाद हर्षवर्धन का काल आता है 606 से 647 ईस्वी तक। तो ये प्राचीन भारत में इसको शामिल किया जाता है।
और मध्यकालीन की बात कर लें 712 से 1707 ईस्वी। तो मध्यकालीन भारत को ना दो भागों में बांटा गया है, पहला है पूर्व मध्यकालीन, दूसरा है उत्तर मध्यकालीन। तो पूर्व मध्यकालीन जो कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य होता है, और उत्तर मध्यकालीन 12वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य होता है। तो 8वीं से 12वीं शताब्दी यानी कि पूर्व मध्यकालीन की बात करें तो इस समय उत्तर भारत में राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहार राजवंशों का शासन रहता है। और ठीक इसी समय दक्कन में चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट का रहता है शासन। जबकि दक्षिण भारत की अगर हम बात कर लें, दक्कन यानी कि महाराष्ट्र का इलाका, जिसमें मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा शामिल है वर्तमान में, और कर्नाटक का भी थोड़ी सा हिस्सा कुछ इसमें शामिल था। और दक्षिण भारत की बात करें तो इस समय चेर, पांड्य, चोल और इनका शासनकाल चलता है। और अब बात कर लें अगर उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, जो कि 12वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य चलता है, तो इस समय उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, चौहान और मुगल का शासन रहता है। और दक्कन में उत्तर मध्यकालीन में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का वर्चस्व रहता है। और दक्षिण भारत की बात कर लें तो चेर, देवगिरी और वारंगल, फिर द्वार समुद्र का शासन रहता है। तो चेर होते हैं और देवगिरी के यादव शासक होते हैं, जबकि वारंगल के काकतीय शासक होते हैं और द्वार समुद्र के होयसल होते हैं। अब आधुनिक भारत की अगर हम बात कर लें, जो कि 1707 से 1964 ईस्वी तक माना जाता है, तो इसमें 5-6 पॉइंट है। पहला यह है कि इस समय यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फ्रेंच आते हैं। और इसी समय आधुनिक भारत में ही मुगल साम्राज्य का विघटन हो जाता है, और उनसे जो उत्तराधिकारी राज्य बनते हैं उनकी बात होती है, जिसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद और कर्नाटक शामिल होते हैं। इसी समय आधुनिक भारत में ही अंग्रेज़ों की भारत विजय होती है, जिसमें कर्नाटक युद्ध शामिल है, और बंगाल विजय जिसमें प्लासी और बक्सर की लड़ाई शामिल है, फिर मैसूर विजय और मराठा संघ की समाप्ति, जो कि 1817-18 ईस्वी में की जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा वो, और पंजाब का अधिग्रहण 1849 ईस्वी। इसके बाद क्या होता है, देश टोटली अंग्रेज़ों के अधीन आ जाता है, और इसी समय दासता का बंधन चालू हो जाता है, जिसमें अंग्रेज़ों के द्वारा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियों के द्वारा भारत का शोषण किया जाता है। और इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 1857 की भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है। और इसी समय राष्ट्रवादी जागरण भी चलता है, और स्वतंत्रता संग्राम को गति भी मिलती है, और इसके बाद भारत आज़ाद होता है, और आज़ाद के बाद 1964 तक का वर्तमान भारत। तो राष्ट्रवादी जागरण की अगर हम बात कर लें तो इस समय भारत में सामाजिक, आर्थिक सुधार होने लगते हैं, और राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की जाती है, जिसमें मेनली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्रमुख था, जिसका स्थापना 1885 ईस्वी में होता है। और फिर अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता की अगर हम बात करें तो इसमें ना कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, जिसके बाद गांधी जी का आंदोलन भी महत्वपूर्ण रखता है। और स्वतंत्रता के बाद की भारत की अगर हम बात कर लें तो आज़ादी के बाद जो समस्याएं हुई उनके बारे में पढ़ना पड़ता है, और आर्थिक विकास सन 47 से वर्तमान तक क्या हुआ ये, और भारत की विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता नीति, ये सभी इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो ये था इतिहास के कालक्रम का एक संक्षिप्त विवरण। नमस्कार, जय हिंद।